नमस्कार दोस्तों, अभियान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ लॉकडाउन के नियमों का आप लोग सभी पालन कर रहे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जिस दौर से अपन गुजर रहे हैं उस दौर का अगर कोई फ़ायदा उठा सकता है तो वो है विद्यार्थी वर्ग। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अब जो इस कोरोना के बाद का जो भारत आएगा या पूरा विश्व आएगा उसमें एक मंदी की मार देखने को मिलेगी दोस्तों, जिसमें आप सभी पेपरों में डेली देख रहे होंगे कि हर प्रत्येक राज्य अपना जो सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें कटौती कर रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में आपको इसकी मार झेलनी पड़े। इसलिए जो सीमित वैकेंसियां आएंगी उसमें वही विद्यार्थी अच्छे से जीत पाएगा जो अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख रहा है और अपने जो तैयारी है उसमें और तेज धार लगा रहा है। अब दोस्तों, आपके सामने राजस्थान में जो पहले वैकेंसियां होने जा रही हैं उसमें आपकी रीट, पटवारी और राजस्थान पुलिस। तो दोस्तों, आप देख सकते हो पटवारी की आपके 4500 के लगभग वैकेंसियां हैं, राजस्थान पुलिस में 5000 हैं और आपके रीट में लगभग 31,000 वैकेंसियां हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अपने पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं टूटने देना है। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं आज भारत का भूगोल सेक्शन की, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अपन ने ऑफलाइन क्लास में भारत का सामान्य परिचय हमने कंप्लीट कर लिया था। भारत का भौतिक वर्गीकरण, दोस्तों मैंने भारत के भौतिक वर्गीकरण आपको 6 भागों में बांटकर बताए थे, जिसमें आपका उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश अर्थात हिमालय का अध्ययन हमने किया, उत्तरी मैदानी भागों का अध्ययन हमने किया, मरुस्थलीय भाग का अध्ययन किया। इसके बाद दोस्तों हमने एक छोटा सा जो वर्गीकरण था द्वीपीय समूह, वो द्वीपीय समूह हमने देखा था। इसमें आपका जो छूटा हुआ टॉपिक है वो है आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग और मैदानी जो तटीय मैदानी भाग है वो। तो दोस्तों, इसका मैं अगले अलग से आपको क्या करवाऊंगा, अलग से वीडियो आपको डालूंगा। आज अगला टॉपिक है भारत की नदियां। जलवायु वाला टॉपिक दोस्तों अपना कंप्लीट हो चुका है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, वनस्पति एवं वन्य जीवन। फिर आपके आगे आता है आपका संसाधन। दोस्तों, ये जो संसाधन वाला जो टॉपिक है ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संसाधनों में संसाधनों के प्रकार, संसाधनों का संरक्षण, मृदा एवं खनिज संसाधन, कृषि एवं उद्योग और मानव संसाधन। तो दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो अपना है भारत की नदियां। तो दोस्तों, आज आप हेडिंग बिल्कुल इसको आप ठीक है, कम से कम अभियान क्लासेस के बच्चे तो इस चीज़ की पालना करेंगे कि आपको ठीक वैसे ही इसको क्लास नोट्स में लिखना है जैसे अपन क्लास में अध्ययन करते थे। चलो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है हमारे सामने भारत की नदियां। भारत की नदियां। अब आज अपन देखेंगे भारत की नदियों को। हम दोस्तों भारत की नदियों को भी बांटते हैं कैसे। भारत की नदियों का हम वर्गीकरण देखेंगे, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। यहाँ जो नदियों का वर्गीकरण आएगा आपकी हिमालयी नदियाँ और आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। फिर हम इस पे देखेंगे आपके प्रमुख जलप्रपात, नदियों पर कौन से जलप्रपात हैं, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से आने की संभावना पड़ती है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आपका चुलिया जलप्रपात कहाँ पे है। और अगला टॉपिक है दोस्तों नदियों के किनारे बसे हुए शहर। तो हम जो भारत की नदियों का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये आपको देखने से पहले अपन भारत का एक छोटा सा रफ मैप आप बना लेना। दोस्तों, ये भारत का एक छोटा सा रफ मैप है जिसमें आप देख रहे हो कि आपका ये भारत है और ये आपका नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर, ये आपका पश्चिम, दक्षिण और
पूर्व। अपन देख रहे हैं कि ये आपकी जो कर्क रेखा है यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दोस्तों ये भारत को आपके दो भागों में विभक्त करती है। और ये आपका इसके ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी भारत और उसके नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी भारत, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों प्रायद्वीप वो भाग होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ स्थलखंड प्रायद्वीप बोलते हैं। देखो इधर से आपका अरब सागर है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका पूरा हिंद महासागर है। ये दोस्तों पूरा ही आपका हिंद महासागर है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा कि देखो ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आपकी खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में स्थित है, ये आपकी कच्छ की खाड़ी है और ये आपका कच्छ का रण है। और दोस्तों यहां से लेकर यानी उत्तर से लेकर आपका पूर्व तक हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है जिसका हमने अच्छे से अध्ययन कर रखा है। दोस्तों थोड़ा सा मैप को क्लियर करने के लिए मैं आपको मैप में लेकर जाता हूं। आपको इसको बिल्कुल शांति बना के इस वीडियो को दोस्तों देखना है। दोस्तों आप ये भारत का जो मैप है ये आप अच्छे से और देख लीजिए। दोस्तों ये आपका देखो एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में ये आपका क्या पड़ता है? भारत पड़ता है। भारत के पास में ये पाकिस्तान लगा हुआ है, इधर ये अफगानिस्तान है, इधर ये चीन है, इधर आपका नेपाल, आपका भूटान, आपका बांग्लादेश। इसके बाद देखो ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आपकी खंबात की खाड़ी है, इधर कच्छ की खाड़ी है, इधर देखो आपकी फारस की खाड़ी है, इधर आपका ये श्रीलंका के पास में आपका जो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। दोस्तों आपको ये मैप बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो ये जो आपको नदियां दिख रही हैं, जैसे आपको ये गोदावरी नदी दिख रही होगी, आपको एक कृष्णा नदी दिख रही होगी, ये सारी नदियां, ये आपकी गंगा नदी और ये आपकी सिंधु नदी। अगर दोस्तों आपको भूगोल में या और कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको पकड़ बनाना है तो आपको मैप पर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पकड़ होनी चाहिए। चलो दोस्तों इसको अपने अब हटाते हैं। अब देखो ये आपका पूरा सिंधु नदी तंत्र है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं, अब आप पहला टॉपिक डालिए जिसमें आपका है भारत की नदियों का वर्गीकरण। दोस्तों अपना जो पहला टॉपिक है भारत की नदियों का वर्गीकरण। ये भारत की नदियों का वर्गीकरण दोस्तों हम भारत को नदियों को मुख्य रूप से अपने दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, एक वो नदियां जो आपकी हिमालय से निकलती हैं और एक वो नदियां जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने का मतलब दोस्तों आपको इस वाले क्षेत्र से निकलने से मतलब है, इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। अब दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियों को अपन मुख्य रूप से तीन नदी तंत्रों में विभाजित करेंगे। पहला आपका सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों ये तीनों नदियां ही आपकी हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी सिंधु नदी है वो आपकी अपना जल है वो अरब सागर में लेकर जाती है और बाकी ये जो दो नदियां हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों अगर आप देखो तो आपका जो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी, अब वापस आप मैप में आ जाइए, ये आपको जो रेड वाली लाइन दिख रही है ये आपकी सिंधु नदी है। दोस्तों ये आपकी सिंधु नदी है और यहाँ पर दोस्तों एक आपका झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील आपकी मानसरोवर झील है और इस मानसरोवर झील के पास एक झील है राकसताल झील, राकसताल झील।
और यहाँ एक ग्लेशियर है, इसके पास ही मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आपका चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। दोस्तों आपकी जो सिंधु नदी है वो आपकी तिब्बत क्षेत्र में, आपके तिब्बत वाला जो क्षेत्र है इसमें चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। अब दोस्तों ये आपके 3 नदी तंत्र हो गए हिमालय क्षेत्र से निकलने वाले। आपका सिंधु नदी तंत्र जो कि अरब सागर में जाता है, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो कि बंगाल की खाड़ी में जाता है। जब अपन इन नदी तंत्रों का अध्ययन करेंगे तो इनके साथ आने वाली सहायक नदियों का अपने आप अध्ययन हो जाएगा। इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम इन 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। अब दोस्तों अपना जो ये आपका एक वर्गीकरण था हिमालय से, ये दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। अब दोस्तों दूसरा आपका वर्गीकरण है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दोस्तों हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए कुछ नदियां आपकी इस क्षेत्र से निकलेंगी जैसे आपकी नर्मदा नदी होगी और पश्चिम दिशा में आके अरब सागर में गिर जाएंगी, जैसे आपकी नर्मदा नदी हो गई, आपकी तापी नदी हो गई, आपकी माही नदी हो गई, आपकी साबरमती नदी होगी। यानी कि कुछ नदियां ऐसी हैं जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलेंगी और पश्चिम दिशा में आकर के अरब सागर में गिर जाएंगी। कुछ नदियां दोस्तों इसमें ऐसी नदियां हैं जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलेंगी और आपकी बंगाल की खाड़ी अर्थात पूर्व दिशा में अपना जल ले जाएंगी, जिसमें दोस्तों आपकी दामोदर नदी है, आपकी ब्राह्मणी नदी है, आपकी गोदावरी नदी है, आपकी कृष्णा नदी है, आपकी महानदी या गोदावरी से पहले महानदी है, आपकी दोस्तों इधर कावेरी नदी है। इन नदियों को हम देखेंगे, ये नदियां वो नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं। लेकिन दोस्तों एक वर्गीकरण आपका और आजकल टीचर बताने लगे कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली कुछ नदियां हैं वो अपना जल उत्तर दिशा में लेकर जाती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में लेकर आती हैं। तो कुछ नदियां ऐसी हैं जैसे आपकी चंबल नदी, आपकी सिंध नदी, आपकी बेतवा नदी, आपकी केन नदी, आपकी सोन नदी। दोस्तों आपको इन 5 नदियों को बिल्कुल इसी क्रम में याद रखना है। आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन, ये 5 नदियां ऐसी हैं जो उत्तर दिशा में अपना जल लेकर जाती हैं। दोस्तों आपको अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैमरे पर पढ़ाने में बच्चों को लगता है कि भाई इतने टाइम कैसे लग रहा है। बच्चों अपन क्लास में तो इसी चीज को 1 घंटा लगता है, तो आपको ये थोड़ा सा धैर्य रखना है। अगर आपको समझना है, सीखना है, तो आपको ये चीजें धैर्य के साथ सुनने ही पड़ेंगी। आपको ऐसा नहीं, बिल्कुल आपको अपनी कॉपी में ठीक इसी तरह से मैप बनाना है। तो अपन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। एक वो जो पूर्व दिशा में बहकर अरब सागर में अपना जल लेकर जाती है, दूसरा बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां जैसे आपकी कौन सी हो गई, दामोदर नदी हो गई, आपकी महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां हैं। दूसरी उत्तर दिशा में बहने वाली आपकी चंबल हो गई, आपकी सिंध हो गई, आपकी बेतवा हो गई, केन हो गई, सोन हो गई। दोस्तों कई बार आपका इनका क्रम भी पूछ लिया जाएगा कि आपको पश्चिम से पूर्व दिशा में इन नदियों को क्रम, या आपको सीधे सीधे प्रश्न यह आ जाएगा कि वो उत्तर भारत की कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और अपना जल सीधे गंगा नदी में लेकर जाती है। तो दोस्तों वो है आपकी सोन नदी। अब दोस्तों ये आपकी यानी कि अरब सागर में जो अपना जल लेकर जाते हैं, अरब सागर में। दूसरा वर्गीकरण आपका बंगाल की खाड़ी वाला हो गया, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, और उत्तर दिशा में बहकर, उत्तर दिशा में बहकर आपका बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाते हैं, जिनमें हमने दोस्तों मुख्य रूप से 5 नदियां देखी। आपका चंबल CS, आपका BK
और एस, इनको आप ऐसे याद करना, CSBKS, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सिंध नदी। इसके बाद में दोस्तों आपको देखना है बंगाल की खाड़ी में, तो आपको हम पढ़ेंगे आपकी दामोदर नदी हो गई, महानदी हो गई, आपकी गोदावरी हो गई, आपकी कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, वैगई नदी हो गई। और अरब सागर में अपना जल ले जाने वाली नदियां दोस्तों आपकी नर्मदा नदी हो गई, आपकी तापी नदी हो गई, आपकी माही नदी हो गई, आपकी साबरमती नदियां हो गई। अब दोस्तों आज अपने जिस तंत्र को शुरू करने जा रहे हैं वो तंत्र है आपका सिंधु नदी तंत्र। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए सिंधु नदी तंत्र। अब दोस्तों सिंधु नदी तंत्र, आप अपन को क्या करना है, इन नदियों को एक एक करके पढ़ना है, इन नदियों को, कि भाई सिंधु नदी का उद्गम स्थल, आपका संगम। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी दोस्तों सिंधु नदी तंत्र देखने से पहले अपने को एक ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए कि जो आपके हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों में आपका अंतर क्या है। कई बार इन अंतर से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको बिल्कुल हेडिंग डाल के, यानी कि हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर क्या है। दोस्तों आपका जो पहला जो अंतर है वो अपन देखते हैं लंबाई के आधार पर, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की जो लंबाई है वो आपकी क्या रहेगी, वो दोस्तों आपकी लंबाई अधिक रहेगी, जबकि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों की जो लंबाई है वो आपकी कम रहती है। आप देख सकते हो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, और गोदावरी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। तो मैक्सिमम लंबाई कितनी है आपकी, 1465 किलोमीटर। दूसरा आपका उद्गम स्थान, दोस्तों जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो आपकी ग्लेशियर से निकलती, और जबकि आपका प्रायद्वीपीय नदियों का जो उद्गम है वो वर्षा पर निर्भर करता है, दोस्तों ये नदियां अगर ग्लेशियर से निकलती हैं तो ये आपकी नित्यवाहिनी या इनको 12 मासी नदियां, ये 12 मासी या आपका नित्यवाहिनी। क्योंकि इनका जो पानी का स्रोत है वो ग्लेशियर है, तो कभी कम होगा ही नहीं, जबकि ये वर्षा पर निर्भर है, इसलिए ये आपकी मौसमी नदियां हैं, ये आपकी मौसमी नदियां हैं। दूसरा दोस्तों ये नदियां आज भी अपनी, हिमालय से निकलने वाली नदियां आज भी अपनी युवा अवस्था में है, जबकि ये नदियां आपकी प्रौढ़ा अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। दोस्तों युवा अवस्था और प्रौढ़ा अवस्था का मतलब यह है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो आज भी अपर्दन कर रही हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वो आपका अपर्दन नहीं कर रही हैं, और अपर्दन कर भी रही हैं तो ये आपका क्षैतिज अपर्दन कर रही हैं। ये नदियां आपकी ये आपकी क्षैतिज अपर्दन कर रही हैं, जबकि जो ये नदियां हैं ये आपका ऊर्ध्वाधर अपर्दन कर रही हैं। क्षैतिज और आपका ऊर्ध्वाधर में दोस्तों जैसे आपका ये नदी है तो ये नदियां इसको साइड में से काटेंगी, यहाँ से काटेंगी, और दोस्तों यहाँ आपका देखो ये अपना क्षेत्र को क्या कर देंगी, चौड़ा कर देंगी, जबकि ये ऊर्ध्वाधर जैसे आपका इस क्षेत्र को नीचे से डीप करेंगी। दूसरा अगर हम देखें तो ये जो नदियां हैं इनकी गति है वो बहुत तेज होती है, ये तेज गति से बहती हैं, जबकि ये मंदम या धीमी गति से आपकी बहती हैं। और आप कह सकते हो दोस्तों जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो मैदानी भागों में प्रवाहित होती हैं, इसलिए ये मुख्य रूप से आपका सिंचाई के काम आती हैं। ऐसा नहीं कि विद्युत परियोजनाएं नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से सिंचाई के काम में आती हैं।
जबकि ये नदियां हैं वो आपकी मुख्य रूप से आपकी बिजली उत्पादन के काम आती हैं। दोस्तों आगे देखो, इन नदियों में आपकी अवसाद की मात्रा आपकी ज़्यादा रहती है, जबकि इन नदियों में जो आपका अवसाद, प्यारे बच्चों आपको कम से कम अभियान क्लासेज वाले बच्चों को तो ये कॉपी में नोट्स बनाना है। अवसाद की मात्रा इनमें आपकी क्या रहती है, कम। क्यों? क्योंकि ये जो नदियां हैं वो अपना अपर्दन कर ही नहीं रही, ये आपकी बिल्कुल अपने एक ढाल के अनुसार बह रही हैं। आगे दोस्तों मैं बताऊं, इनमें आपका अवसाद की मात्रा कम रहती है। दूसरी बात, अवसाद की मात्रा, इनका जो मार्ग है ना, ये मार्ग बदलती रहती है, ये एक निश्चित मार्ग को, जबकि इनका मार्ग आपका क्या है, निश्चित है। इनका मार्ग आपका निश्चित है। तो आपको इनमें इतने सारे अंतर देखने हैं। हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर, लंबाई हिमालयी नदियों की अधिक है। जैसे आप गंगा नदी को लोगे तो 2525 किलोमीटर है, आपका सिंधु नदी को लोगे 2880 किलोमीटर है, इनकी लंबाई आपको कम है। अधिकतम जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है, और इसकी जो लंबाई है वो आपकी 1465 किलोमीटर है। ये आपकी ग्लेशियर से निकलती हैं, ये आपकी वर्षा पर निर्भर करती हैं, ये बारहमासी हैं या नित्यवाहिनी हैं, जबकि ये आपकी मौसमी नदियां हैं, युवावस्था में है, ये प्रौढ़ावस्था में है। कोई पूछे तो ये आपके ऊर्ध्वाधर अपर्दन करती हैं, जबकि ये आपका क्षैतिज अपर्दन करती हैं। इनकी गति तेज होती है, इनकी गति आपकी धीमी होती है। ये सिंचाई के लिए ज़्यादा मैदानी भाग में बहती हैं, ये आपका बिजली उत्पादन के लिए ज़्यादा है। इनमें अवसाद की मात्रा आपकी ज़्यादा है, इनमें अवसाद की मात्रा कम है, और ये मार्ग बदलती रहती है, यानी अपर्दन ज़्यादा, और ये इनका मार्ग क्या होता है, निश्चित रहता है। अब दोस्तों आपको हेडिंग डालना है आपका सिंधु नदी तंत्र। अब अगला अपना पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका सिंधु नदी तंत्र। दोस्तों सिंधु नदी तंत्र की अगर हम बात करें तो ये आपका अगर हम यहां मैंने आपको बताया था एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, और इसके नीचे आपका एक झील है राकसताल झील, और यहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आपका, दोस्तों ये है आपका मानसरोवर झील, और ये है आपका राकसताल झील, और ये है आपकी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है प्यारे बच्चों, ये आपको बिल्कुल कॉपी में बनाना है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। अब दोस्तों ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका क्या है, पाकिस्तान है। यहां से एक नदी निकलती है और आपकी भारत में प्रवेश करती है, और ये आके आपके अरब सागर में, यहाँ कराची बसा हुआ, कराची के पूर्व में ये आपकी कहाँ आकर गिर जाती है, अरब सागर में। तो आपको दोस्तों ये आपकी कौन सी नदी है, ये आपकी सिंधु नदी है, ये आपकी सिंधु नदी है। तो अब आपको सिंधु नदी का उद्गम पता चल गया होगा, सिंधु नदी का। और दोस्तों ये भारत है, ये पाकिस्तान है, और ये तिब्बत वाला क्षेत्र जो कि अब चाइना के अधीन है। तिब्बत वाला क्षेत्र आपका तिब्बत का जो क्षेत्र है जो अब आपका किसके अधीन है, चीन के अधीन है। तो अब आपको देखो लग गया होगा कि सिंधु नदी है वो आपकी 3 देशों से प्रवाहित हो रही है, आपका चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये निकल रही है आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर आपके तिब्बत से। फिर भारत में दोस्तों, यहाँ जो ये भारत में आपकी प्रवेश करती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपका है दमचौक, एक जगह है आपका दमचौक। और ये पाकिस्तान में जो प्रवेश कर रही है दोस्तों, ये क्षेत्र आपका चिल्लास। दोस्तों आपके सिंधु नदी की आपकी जो लंबाई है वो है दोस्तों आपकी
2880 किलोमीटर, जिसमें ये इंडिया में इसकी लंबाई है आपकी 1114 किलोमीटर। और दोस्तों ये जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों आपको सिंधु के बारे में क्या क्या याद रखना है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर यानी उद्गम तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से उद्गम है। भारत में प्रवेश दमचौक जम्मू कश्मीर में आपकी बह रही है। पाकिस्तान में प्रवेश आपका चिल्लास के निकट, और आपकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर। दोस्तों अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियां। दोस्तों इसकी सहायक नदियां आप देखोगे तो ये नदी का प्रवाह क्षेत्र है। दोस्तों ये नदी का आपका क्या है? प्रवाह क्षेत्र। तो ये नदी बह रही है तो ये इसका बायां किनारा होगा और ये इसका आपका दायां किनारा। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भाई आपकी सिंधु नदी की बाएं किनारे की सहायक नदियां और दाएं किनारे की सहायक नदियां। तो दोस्तों आपका सिंधु नदी की सहायक नदियां यानी कि हेडिंग डाल दीजिए सिंधु नदी की सहायक नदियां। सिंधु नदी की सहायक नदियां जिनमें अपन कहेंगे कि आपका बायां किनारा और एक है आपका दायां किनारा। दोस्तों बायां किनारे से मिलने वाली जो मुख्य नदियां हैं वो हैं अपनी पंचनद। अब दो इसमें आपको याद कैसे करना है दोस्तों? ये देखो आपकी एक नदी यहां से निकलती है जिसका नाम है झेलम। एक नदी है दोस्तों जो आपकी हिमाचल प्रदेश से, जिसका नाम है आपका चिनाब, और एक का नाम है आपका रावी। एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका व्यास। और दोस्तों मैंने जो ये राकसताल झील बताया था, यहाँ से एक नदी निकलती है और जो नदी आपके हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और यहाँ पंजाब कपूरथला के पास इसमें आपकी एक नदी मिलती है। और ये आपकी एक जगह है, यहाँ आकर के आपके कहाँ मिल गई? सिंधु नदी में आकर के मिल गई। दोस्तों ये है आपकी झेलम, ये चिनाब, ये रावी, ये व्यास और ये सतलज। दोस्तों आपको इनको इसी क्रम में याद रखना है। ये नदियां अगर दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपको जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और सिंधु सभ्यता पढ़ाऊंगा तो दोस्तों आपको सिंधु सभ्यता बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए ये जो टॉपिक है ये अपने आप में ये इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अगर आपको सिंधु सभ्यता पढ़नी है तो सिंधु नदी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, जिसमें आपको ये नदियों का क्रम सिंधु सभ्यता में जब हम वेदों में देखेंगे कि झेलम को क्या बोलते थे, चिनाब का नाम क्या था, रावी, व्यास और सतलज। तो अब आपको क्या देखना है? आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको क्यों कैसे याद रखना है? JCRVS यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये आपकी कौन सी नदियां हैं? 5 जो नदियां हैं वो बाएं किनारे की नदियां हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं आपकी दाएं किनारे की नदियां। दाएं किनारे की नदियों को केवल दोस्तों आपको याद रखना है कि ये आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं या नहीं है, जिनमें दोस्तों आपकी एक नदी है आपकी शोक नदी, एक दोस्तों आपकी है काबुल नदी, एक नदी है आपकी कुर्रम नदी है, एक आपकी गोमुल नदी है और एक नदी है गिलगिट। अगर दोस्तों आपने ये नदियां याद कर ली तो आपको ये दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं आपकी शोक, काबुल, कुर्रम, गोमल और गिलगिट। अब दोस्तों ये जो 5 नदियां हैं जिनमें आपने झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इनको एक एक करके अपने अब देखने की कोशिश करते हैं। अब आपकी जो पहली नदी है वो है आपकी झेलम नदी। झेलम नदी
दोस्तों झेलम नदी का जो उद्गम है, झेलम नदी का उद्गम ये आपका J&K में, प्यारे बच्चों ये आपको कम से कम मैं अभियान क्लासेस के बच्चों पे जोर देकर ये कह रहा हूं कि आपको ये कॉपी में और याद करना है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों समय निकल जाएगा और आप अगर ये नहीं देख पाए तो फिर आप ये मत कहना कि भाई हमने आपके लिए कोशिश नहीं की। यानी कि झेलम नदी का जो उद्गम है वो जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह पड़ती है बच्चों, जिसका नाम है आपका बेरीनाग। बेरीनाग के पास एक झील है जिसका नाम है आपका शेषनाग झील। शेषनाग झील, आपका झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है। तो अब देख लो आपको याद कैसे रखना है। देखो इसमें भी एक ही मात्रा है, इसमें भी एक ही मात्रा है, बेरीनाग में भी है और शेषनाग में भी है। दूसरी बात दोस्तों, ये नदी आपकी, इसका क्या देखना है अब आपको, आपने उद्गम देख लिया, इसका आप संगम देखो। इसका संगम है आपका पाकिस्तान में चिनाब नदी, झंग नाम की एक जगह है जहां पर ये आपकी चिनाब नदी में मिल जाती है। और दोस्तों आपकी जो जम्मू एंड कश्मीर की वूलर झील है, वूलर झील इसी नदी पर स्थित है, या ये नदी वूलर झील में गिरती है। दोस्तों आपकी झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है आपका किशनगंगा नदी। दोस्तों जब हम नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे तब आपकी किशनगंगा परियोजना आएगी। किशनगंगा नदी प्रश्न आ जाए, किशनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप कहोगे झेलम नदी की। अब दोस्तों इस झेलम नदी का पाकिस्तान में एक नाम है, इसको पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आपको झेलम नदी में उद्गम याद हो गया, जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप, शेषनाग झील से, संगम पाकिस्तान में चिनाब नदी से, कौन सी झील है, वूलर झील में से होकर जाती है, और इस पे कौन सी इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है, किशनगंगा, और पाकिस्तान में इसका नाम क्या है, नीलम से इसको जानते हैं। दोस्तों अगली हेडिंग डाल दीजिए आपकी चिनाब नदी, अगली हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों आपकी चिनाब नदी। यानी कि हमने सिंधु नदी देख लिया, झेलम, अब तीसरी है आपकी चिनाब नदी। चिनाब नदी दोस्तों जो आपकी चिनाब नदी है, ये इसका आप उद्गम देखोगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में दो आपकी धाराएं, रोहतांग दर्रे के पास दो धाराएं हैं, एक का नाम आपकी चंद्र और दूसरी का नाम है आपका भागा। यानी कि हिमाचल प्रदेश में दो धाराओं के मिलने से एक नदी मिलती है जिसका नाम हो गया आपका चंद्रभागा। चंद्रभागा। तो प्रश्न यह आ जाए कि आपका चिनाब नदी को हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आप कहना चंद्रभागा, चंद्रभागा के नाम से। तो आपका रोहतांग दर्रे के पास से ये हिमाचल प्रदेश में निकलती है और ये आपका J&K से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। और दोस्तों ये आपकी चिनाब नदी है, इसका जो संगम है वो आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी, और सिंधु नदी में कौन सी जगह पर जाकर मिलती है, ये पाकिस्तान में जगह है आपका मीठन कोट, मीठन कोट। वहां तक जाते जाते इसमें आपकी चिनाब नदी में आपकी पांचों नदियों का जल होगा, यानी कि झेलम का भी होगा, चिनाब का भी होगा, रावी का भी होगा, व्यास का भी होगा और सतलज का भी होगा। तो दोस्तों आपको चिनाब नदी में क्या याद रखना है, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा दो नाम की सरिताओं से, और ये आपकी चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश में कहलाती है, पाकिस्तान में चली जाती है और सिंधु नदी में आपकी क्या हो जाती है, मिल जाती है। कौन सी जगह पर मिलती है, मीठन कोट में मिलती है। अब दोस्तों अपन देखते हैं अगली रिवर है आपकी रावी नदी। दोस्तों
रावी नदी का जो आपका उद्गम है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा में इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और ये आपकी जाकर के इसका जो संगम है, ये आपकी संगम आपका चिनाब नदी, चिनाब नदी पाकिस्तान में, कहाँ पे, पाकिस्तान में। दोस्तों एक और याद रखना, रावी नदी है, रावी नदी ये आपकी पंचनद में, पंचनद में सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी, छोटी नदी है। सबसे बड़ी नदी तो आपकी चिनाब नदी है, सबसे बड़ी चिनाब है, सबसे छोटी आपकी रावी नदी है। अगली आपका हेडिंग डालना है दोस्तों आपकी व्यास नदी, व्यास नदी। दोस्तों व्यास नदी का जो उद्गम है, इस नदी का जो उद्गम है वो भी हिमाचल प्रदेश में आपके रोहतांग दर्रे के पास आपका व्यास कुंड से, व्यास कुंड से, यानी कि व्यास नदी व्यास कुंड से निकल रही है। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये नदी एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। ये आपका इसका जो संगम है, संगम ये आपके पंजाब राज्य में, पंजाब में आपका जगह कपूरथला, कपूरथला के पास, कपूरथला के पास ये आपकी सतलज नदी में मिल जाती है, जहाँ पर दोस्तों आपके हरिके बैराज बनाया गया है, हरिके बैराज बनाया गया है। और जहाँ से आपकी IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। इसलिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी की वो कौन सी सहायक नदी है जो पाकिस्तान में नहीं बहती, तो दोस्तों आपको टिक करना है व्यास नदी। अब दोस्तों अगली अपन देखते हैं, आपकी जो छठी है वो है आपकी सतलज नदी। सतलज नदी दोस्तों आपकी, मैंने जो ये मैप बताया था और इसमें आपको मैंने बताया था ये मानसरोवर झील और ये आपकी राकसताल, राकसताल झील। दोस्तों कई जगह आपको राक्षसताल भी मिलेगा और इसका मेन है राकसताल, यहाँ से निकलती है और ये आपके हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहाँ से इसमें देखो ये व्यास नदी आकर मिल जाती है और ये जाकर के आपकी चंबल नदी में जाकर के, सॉरी ये आपकी चिनाब नदी में जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो इसका आपका उद्गम यानी कि उद्गम है आपका तिब्बत क्षेत्र में, तिब्बत में आपका राकसताल, राकसताल। दोस्तों ये भारत में जो प्रवेश करती है वो सीप किला दर्रे के पास से, और ये आपका सीप किला नाम से एक गोर्ज भी बनाती है, सीप किला नाम से ये आपकी एक गोर्ज भी बनाती है। दूसरा, अब ये आपके जाकर किस में मिल गई, ये आपके चिनाब में मिल गई और ये इधर से आपकी सिंधु नदी आ रही थी और चिनाब है वो मीथन कोट में, मीथन कोट में आपकी किस में मिल जाती है, आपकी सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। दोस्तों एक बार मैं आपको बहुत जल्दी से इसको वापस से रिपीट करना चाह रहा हूँ, यानी कि आपका देखो हमने जो टॉपिक लिया था यानी कि हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर, ये अंतर आपको क्या करने हैं, वापस से बिल्कुल देखने हैं। दोस्तों इसमें आपका 2016 RAS प्री इनसे प्रश्न बना था। अब देखो दोस्तों आपका सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र में जो मुख्य रिवर है वो सिंधु नदी है। उद्गम कहाँ से है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से है, ये तिब्बत क्षेत्र में पड़ती है। यानी कि आपकी सिंधु नदी है वो 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, आपका चीन, इंडिया और पाकिस्तान। इसका जो संगम है वो कराची के पूर्व में अरब सागर में है। दोस्तों इसकी अगर हम सहायक नदियों को देखें तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हमने देखा था बाएं किनारे से मिलने वाली, बाएं किनारे से कौन सी नदियां हैं, पंचनद हैं, जिसमें आपको मैंने बताया
की ट्रिक से याद रखना है, JCRVS, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, यानी कि उत्तर से ये दक्षिण का क्रम है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है, और ये आपका दक्षिण से उत्तर का क्रम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, आपका झेलम नदी उद्गम आपका J&K में बेरीनाग के पास शेषनाग झील से, संगम है पाकिस्तान में चिनाब नदी में, और जो वुलर झील है जम्मू एंड कश्मीर में वो इसी नदी पर है। किशनगंगा इसकी मुख्य सहायक नदी है, और ये पाकिस्तान में कौन से नाम से जानी जाती है, नीलम के नाम से जानी जाती है। फिर दोस्तों अपन की जो देखी थी नदी वो हमने देखा था चिनाब नदी, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा 2 नाम से हुआ था, पाकिस्तान में गई और ये सिंधु नदी में मीठन कोट के पास जाकर मिल गई थी। रावी नदी उद्गम हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के पास, संगम है चिनाब नदी में पाकिस्तान में। पंच नदी में सबसे छोटी नदी कौन सी है, रावी नदी। फिर हमने देखी व्यास नदी, ये आपका उद्गम है हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के पास, और व्यास कुंड से, संगम पंजाब के कपूरथला के पास सतलज नदी से। फिर हमने देखा सतलज नदी, ये आपकी राकसताल झील से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है, यानी कि इसका जो आपका संगम है वो भी कौन सी नदी है, चिनाब नदी है, चिनाब नदी है। तो दोस्तों आपको देखना है, यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। देखो एस लास्ट में व्यास यानी सिंधु। अगर दोस्तों आपने ये क्रम याद कर लिया तो आपको हर चीज पढ़ने में इससे फायदा होगी। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा, आप हिमालय का वर्गीकरण पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा, यानी हर प्रकार से आपको फायदा होगा। ये आपको खुद को रफ में करके देखना पड़ेगा। दोस्तों अब आपको एक टर्म क्लियर होना चाहिए, एक है आपका सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। ये दोस्तों आपका 1960 का है। किन किन के बीच में है, ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। दोस्तों ये समझौता क्या है, ये समझौता है आपका 80-20 रेशियो का समझौता है। देखो ये आपकी 6 नदियां हैं, 1 2 3 4 5 6। इनमें जो ऊपर की 3 नदियां हैं इनमें 80% जल पर आपके पाकिस्तान का कब्जा है, और 20% पर आपका भारत का कब्जा है। सीधा सा आपको, यानी कि ऊपर की 3 नदियां पाकिस्तान के कब्जे की हैं, जिनमें 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा। नीचे की आपकी 3 नदियां हैं, इनमें 80% इंडिया यूज करेगा, जबकि 20% आपका यूज करेगा वो पाकिस्तान यूज करेगा। दोस्तों आपने देखा कि व्यास जो नदी है ना, व्यास नदी का उद्गम भी भारत में है और संगम भी भारत में है। इसलिए ध्यान रखना कि जो आपकी व्यास नदी के जल पर भारत का 100% अधिकार है, 100% अधिकार है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, कोशिश करना कि हो सकता है इसमें मैं सक्सेस रहा हूं या नहीं रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये चीजें देखनी है और आपको अब 3 काम करने हैं। दोस्तों ये इतना देखने के बाद में, एक तो आप वीडियो को आपको लाइक करना है और इसको शेयर करना है, और दोस्तों आपको चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को शेयर कम से कम मैं अभियान क्लासेज के बच्चों से तो इतने रिक्वेस्ट कर ही सकता हूं कि आप लोग इस वीडियो को आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके फेसबुक पेज पे आप इनको क्या करोगे, शेयर करोगे। दूसरा दोस्तों आप कमेंट करके बताओगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। दूसरी बात है दोस्तों कमेंट करके आपको ये चीज़ बतानी है। दूसरा ये आपको अच्छा लगा कि नहीं, आपको एक ये बताना है। इसमें दोस्तों और क्या सुधार किया जा सकता है वो बताना है। आपका इसमें कोई
आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, वो पूछना है। और दोस्तों अब जो आपका एक में 10 प्रश्नों का एक आपको टेस्ट लेने जा रहा हूं। अब तक जितना हमने पढ़ा है इसमें आपको 10 प्रश्न दूंगा। इन 10 प्रश्नों को आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करना है और आपको कमेंट करके ये बताना है कि इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। कम से कम मैं अभियान क्लासेस के बच्चों से तो मैं ये आशा नहीं, उनको तो मतलब करना ही है। अगर आपको नौकरी लगना है बच्चों तो आपको ये 10 प्रश्न, जिनमें से आपके 6 प्रश्न हैं इनसे अभी से पढ़े हैं, इनसे संबंधित, और 4 प्रश्न हैं आपके राजस्थान की नदियों से संबंधित, क्योंकि हमने राजस्थान की नदियों का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लास में कर लिया, इसलिए हम ये 10 प्रश्न देखेंगे। इन 10 प्रश्नों को आपको क्या करना है, मेरे को बिल्कुल कमेंट में करना है। बिल्कुल आपको क्या करना है, कोई बेईमानी नहीं करनी, और जितना आपका स्कोर रहे उतना आपको करना है। अब दोस्तों ये आपका जो टेस्ट है ये आप 10 प्रश्नों का है, बिल्कुल 5 मिनट लगेंगे अपने को ये देखना है। दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर नजर आ रहा हो। अब दोस्तों जैसी सुविधाएं हैं मैं कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों ये आपके 10 प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है वह है। यानी कि इनमें से आपको देखना है कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। आपका ए ऑप्शन है श्योक नदी, कोसी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी सम्मिलित नहीं है। दोस्तों हमने नदियों तंत्र को 2 भागों में बांटा था, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत। तो आपको बताना है कि हिमालय अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह कौन सा, गंगा नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। अब दोस्तों ये 2 आपके एबेसेदे वाले थे। अब आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है, आंसर करना है। सिंधु नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है। ये दोस्तों मैंने आपको अच्छे से मैप में बताया है। सिंधु नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है। सिंधु नदी में पंचनद का मिलन किस स्थान पर होता है। दोस्तों मैं यहाँ थोड़ा समय अभाव के कारण जल्दी इसको पढ़ रहा हूँ, आप आराम से, क्योंकि आपके सामने ये स्क्रीन पे अच्छे से रखा हुआ है, इसको आप देख के यहाँ पॉज करके आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी व नर्मदा नदियों को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में आपको क्या करना है, लिखना है। अगला प्रश्न, अब दोस्तों ये आपके राजस्थान से संबंधित है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है। सांबर झील में गिरने वाली नदियों का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, पिछोला झील में कौन सी नदियां अपना जल गिराती हैं। निम्न नदियों की पहचान कीजिए। दोस्तों ये आपको फिर अगेन मैंने एक मैप दिया है, इनमें आपको ABCD लगे हुए आपको कुछ नदियां दिख रही होंगी। आपको A, B, C और D, मैंने ये 4 नदियां दी हैं, जिनमें आपको A नदी दिख रही होगी। इधर आपका दोस्तों ये B नदी है, ये C नदी है और ये D नदी है। दोस्तों मैंने इसी लेक्चर में इनको आपको क्या किया है, दर्शाया है। तो मैं आशा करता हूं कि 10 में से 10 ये आपके वो प्रश्न हैं जिनमें आप 10 में से 10 आपको क्या कर लाने हैं। और दोस्तों इसका जो इस पेपर का डिस्कशन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अब ये आपका रेस्पॉन्स बताएगा कि वीडियो अब मैं लाऊंगा या नहीं लाऊंगा। दोस्तों कम से कम आप इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक लाना आप लोगों का काम है। कम से कम आप 100 लाइक लेके आओगे। ये मैं अभियान क्लासेस के बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आके आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकें। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं आपका दिन शुभ हो और हम जल्दी से जल्दी इस कोरोना महामारी को हराएं और जल्दी से जल्दी अपनी जो क्लासें हैं उनको हम ऑफलाइन स्टार्ट करें। लेकिन जब तक ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट नहीं होती तब तक मैं सोच रहा हूं कि आपकी कम से कम भी डेली के 2 घंटे या 3 घंटे की क्लासें इस प्रकार से ली जाएं। धन्यवाद।
दोस्तों अभियान क्लासेज का चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब के ऐप को क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आपका जो सर्च बार आए, सर्च बार में आपको अभियान क्लासेज टाइप करना है। अभियान क्लासेज में टाइप करते ही देखो दोस्तों सबसे ऊपर का जो अभियान क्लासेज लिखा हुआ आ रहा है, इसमें जो आपका जो लोगो बना हुआ है इसको आप प्रेस करोगे। प्रेस करते ही दोस्तों आपके सामने ये विंडो आपका अभियान क्लासेस का खुल के आएगा। अब दोस्तों जो ये सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, इस सब्सक्राइब को आपको क्या करना है, प्रेस करना है। इसके बाद देखो दोस्तों ये घंटे का निशान आ गया, इस घंटे के निशान को आपको क्या करना है, प्रेस करना है और ऑल पे आपको प्रेस करना है। दोस्तों अब आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।